हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 6 जून। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है आईआईटी कानपुर और डीआरडीओ के बीच कोलैबोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली डीआरडीओ जो है हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर आईआईटी कानपुर के ही कैंपस पे इस्टेब्लिश किया डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब कि एक ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश किया है जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो पाएगी इन द नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। आने वाली जितनी भी नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ होंगी उस पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अच्छे से हो पाएगी ऑन कैंपस। और ये इसलिए अलग अलग आईआईटीज़ या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये इसलिए ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सके एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में इतने बड़े बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, ब्राइट स्कॉलर्स होते हैं, तो उनकी उस नॉलेज को भी यूज़ में लेते हुए बढ़िया से बढ़िया डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर पाएँ, इसलिए ऐसा इन्होंने किया है। ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि डीआरडीओ वाले कानपुर के बच्चों को कान पकड़ पकड़ के रिसर्च करवाएंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत आई थिंक एसोसिएट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। सीधे करना चाहते हो सीधे कर लो। ठीक है, अब आते हैं लिग्नोसैट पे। ये पहली हमारे विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट है जो कि जापान ने बिल्ड की है। नाम है लिग्नोसैट। कौन सी वुड से बनी है? तो मैग्नोलिया वुड से बनी है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वोकैबिलिटी बढ़िया है। और ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो स्पेस डेब्री है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ अलग अलग नेशंस जो है अपनी अपनी सैटेलाइट्स भेजते जा रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेस डेब्री बढ़ता जा रहा है हमारे स्पेस में। अब जब लिग्नोसैट मतलब कि जब ये वुडन सैटेलाइट होगी तो वो क्या होगा ना, जब उसकी री एंट्री होगी अर्थ एटमॉस्फेयर में तो इट विल कम्प्लीटली बर्न अप इटसेल्फ। उससे होगा कि स्पेस डेब्री नहीं पड़ेगा हमारे स्पेस में। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वर्ल्ड की पहली और जापान ने बिल्ड की है। ठीक है, सिंपल है ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। NHCX पे, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अब ये क्या है? तो देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। एक ऐसा पोर्टल लॉन्च होने वाला है जिसमें कि हेल्थ क्लेम्स जो होते हैं, इंश्योरेंस हेल्थ क्लेम्स, वो एक ही पोर्टल पे सेटल हो जाएंगे। अभी तो क्या होता है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के अपने अपने अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, तो उससे इतनी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं हो पाती है ना, कस्टमर्स को काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है। तो वो सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो पाएंगी इस पोर्टल के द्वारा। और इट विल प्रोसेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स अक्रॉस हॉस्पिटल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री का कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ, मतलब सब उससे जुड़े रहेंगे। और they will be able to submit claims electronically, reducing paperwork, speeding up approvals. Undoubtedly जब सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो पेपर वर्क कम होगा, अप्रूवल्स वगैरह जल्दी जल्दी हो पाएंगे। ये पोर्टल ऐसा काम करेगा। तो होगा क्या ना, इसमें एक प्रॉपर कॉमन डेटा कलेक्शन फॉर्मेट होगा जो कि काम आ सकेगा अलग अलग डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। और जैसा कि हमें पता है कि अभी तो अलग अलग प्राइवेट पोर्टल्स यूज़ करते हैं इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने के लिए, जिससे काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है कस्टमर्स को। तो ये डेवलप हो जाएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा काम। और हम जैसा कि सब जानते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, जिसमें कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि कोई भी अगर बीमारी वगैरह हो जाती है तो सरकार कहती है कुछ पैसा वो देगी, मतलब कुछ एक लिमिट होती है, उतना पैसा सरकार देती है। तो उसमें भी इससे हेल्प मिलेगी। उसी का मतलब जो इसका डिजिटल मिशन है उसी का एज अ पार्ट बनाया जा रहा है। इट विल हेल्प हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, पॉलिसी होल्डर्स, सभी लोगों के लिए, कोई से भी स्टेक होल्डर्स है, सबके लिए काफ़ी काम में आने वाला है। क्योंकि देखो अभी मान लो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से मान लो, ठीक है, अब कोई इंसान है, उसने यहाँ से भी क्लेम ले रखा है, यहाँ से भी क्लेम ले रखा है, मतलब क्लेम नहीं ले रखा, सॉरी, पॉलिसी ले रखी है दोनों जगह से। तो होगा क्या ना, मान लो कुछ दुर्घटना हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि दोनों से पूरा पैसा मिल जाता है। ऐसा होता है कि भाई जितना लॉस हुआ है
कुछ पोर्शन ये वाला कंपनी लेगी, कुछ पोर्शन ये वाला कंपनी चुकाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका प्रीमियम ज़्यादा है या कम है उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अभी तो अलग अलग पोर्टल होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, कभी यहाँ भग रहा है कस्टमर, कभी यहाँ भग रहा है कस्टमर। तो जब एक ही पोर्टल होगा तो काफ़ी ईज़ हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनीज़ वालों को भी, और जो हम जैसे सीधे साधे लोग हैं उनको भी, ठीक है। सो इट विल इंश्योर इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ हेल्थ क्लेम्स, डेमोक्रेटाइज़ करेगा इंश्योरेंस को, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ पाएगी क्योंकि अच्छे से ट्रैक हो पाएगा कि कितना जल्दी क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, किसका कितना डिले हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो चेक कर पाएंगे। एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई पेपर वगैरह का वर्क ज़्यादा नहीं होगा, जितना सिंप्लीफाई किया जा सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे। सीमलेस स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट होगा, एनालिटिक्स होगा, पूरा डेटा एक ही जगह होगा सबका, तो आसान होगा ग्रैब करने में। और इट विल इंश्योर ईजियर ट्रैकिंग ऑफ क्लेम्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इट विल रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड एंड बूस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बस इतना ही था। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अब आते हैं कैनोपी ब्रिज पर। अब ये क्या है? तो बेसिकली एक सेंचुरी है, होलंगाबार गिबन सेंचुरी, जो कि आसाम में पड़ती है। और हमारे इंडिया में एक ही तरीके का एप पाया जाता है। एप होती है ना, एक प्रजाति होती है बंदर की तरह एप, तो उसकी एक ही प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है हुलॉक गिबन, ठीक है। सो ये पाई जाती है, मतलब इस वाली सेंचुरी में सबसे ज़्यादा है इनका अमाउंट। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है ना कि जो सेंचुरी है, जैसे कि यहाँ सेंचुरी है, यहाँ भी सेंचुरी है, लेकिन सेंचुरी के बीच में से ही एक रेलवे ट्रैक जा रही है। उससे दिक्कत क्या होती है, मान लो यहाँ से कोई गिब्बन यहाँ ना चाह रहा है तो उसे यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है, और मान लो कोई ट्रेन आ रही है तो दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ की जो रेलवे है, वहाँ के जो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, उन्होंने क्या दिमाग लगाया ना कि यार एक कैनोपी ब्रिज बना देते हैं। कैनोपी क्या होती है? जो बेसिकली कवरिंग होती है ना ट्रीज की, ग्रीन ग्रीन, उन्हें कैनोपी बोलते हैं। तो कैनोपी ब्रिज मतलब यहाँ से इसको कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग कैनोपी ब्रिज बना देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हुलॉक गिबन होगा वो इसी पे चल के जो है पार कर लेगा, और उन्हें यहाँ पे नीचे से नहीं पार करना पड़ेगा, जिससे कि दुर्घटना नहीं होगी। सो ये पूरी बात है कैनोपी ब्रिज से रिलेटेड। अब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। सो द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ earmarked funds to construct canopy bridges across track for हुलॉक गिबन। ट्रैक को पार करने के लिए ये बना जा रहे हैं। कहाँ पे है? तो होलंगाबार गिबन सेंचुरी, जो कि आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहाँ पे अराउंड 125 रेयर हुलॉक गिबन्स हैं, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। द सेंचुरी इज़ फ्रेगमेंटेड बाय अ रेलवे ट्रैक। सो ये दिक्कत हो जाती है, और उसी के लिए हम कैनोपी ब्रिज बनाने जा रहे हैं। सो हुलॉक गिबन कहाँ पे पाया जाता है? बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, म्यांमार में, साउथ वेस्ट चाइना में, इन रीजन्स में पाया जाता है। और इट इज़ वन ऑफ द 20 स्पीशीज़ ऑफ गिबन ऑन अर्थ। गिबन की अराउंड 20 स्पीशीज़ मिलती है अर्थ पे, उनमें से एक है। दो में कैटेगराइज है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न वाला इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की, और ईस्टर्न वाला वल्नरेबल। सिंपल है, आई होप वेरी सिंपल है, आ गया होगा समझ में। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, फैमिली बॉन्ड्स बहुत बढ़िया करते हैं। इनफैक्ट इतने बढ़िया कि ये मोनोगमस होता है। मोनोगमस मतलब पूरे लाइफ टाइम एक ही पार्टनर के साथ जो है जीना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग, ठीक है। सो देख रहे हो कितने समझदार है। तो और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। इनक्रेडिबल रनर्स होते हैं, 25 साल तक इनका लाइफ स्पैन होता है। वाइट रिंग्स होती है उनके अराउंड द आइज एंड अराउंड द माउथ, विच गिव्स देयर फेस अ मास्क लाइक अपीयरेंस, ठीक है। सिंपल था, आई होप क्लियर होगा। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड हम वापस ला रहे हैं इंडिया में। कहाँ से ला रहे हैं? तो इंग्लैंड से। अब ऐसा मत समझ लेना कि वो चोर के ले गए थे और हम वापस ला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपनी इच्छा से वहाँ पे कुछ गोल्ड रखा था, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, वहाँ पे कोई चोरी वगैरह नहीं होती, तो उस कारण हमने काफ़ी सारा गोल्ड अपना बाहर रख रखा था, और ऐसे ही अलग अलग जगह पर रख रखा है। तो वहीं से हम 100 टन गोल्ड जो है वापस इंडिया में लेके आए हैं। वही न्यूज़ है
क्यों लेके आए हैं? क्योंकि अब इंडिया को अपने पे भरोसा है कि भाई हम खुद सुरक्षित उसको रख सकते हैं, तो हम क्यों बाहर वाले पे डिपेंड करें। और ऊपर से बाहर वाला का भी भरोसा भी नहीं है, कभी यूके कहते हैं हम तो नहीं लौटा रहे, तो हम क्या कर लेंगे फिर? सही बात है कि नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना जो धन है अपने घर में ही रखें अपन, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट्स ऑफ गोल्ड अंडरटेकन by a country since 1991, when pledging a substantial part of the gold holding to a tide over a foreign exchange crisis resulted in its movement out of worlds. Basically ये बोल रहा है कि 1991 के बाद इतना सारा मूवमेंट अब हो रहा है, उसके बाद नहीं हुआ था। और 1991 में क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, तो कुछ पैसा चाहिए था, तो उसके अगेंस्ट हमें गोल्ड रखना पड़ा था। हालांकि बाद में हमने छुड़वा लिया था उसे, लेकिन हाँ तब गया था इतना ज़्यादा गोल्ड, मतलब तब काफ़ी, इतना ज़्यादा भी नहीं, काफ़ी गया था। और अब इतने साल बाद अब जो है वापस ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे देश में। और आरबीआई के पास अराउंड 822 टन्स ऑफ गोल्ड है। और ये बात है, तो डोमेस्टिकली गोल्ड वॉल्ट्स में स्टोर करते हैं हम। आरबीआई का पुराना ऑफिस है मुंबई में, मुंबई मिंट रोड पे, और नागपुर में भी। इससे बताता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की बढ़ रही है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अब हम खुद सेफली रख सकते हैं। और जब हम खुद रख सकते हैं तो बाहर वाले को हम क्यों दें? क्योंकि भाई वो हमारा सुरक्षित रखते हैं कोई चीज़, तो उसका पैसा भी वसूल करते हैं, मतलब कि उसकी फ़ी भी लेते हैं। सो द ट्रांसफ़र हेल्प्स इन सेविंग ऑन स्टोरेज फीस। हमारी जो स्टोरेज फीस है वो बचेगी। पे टू फॉरेन कस्टोडियंस सच एज बैंक ऑफ इंग्लैंड। और क्या होगा? Central banks globally have been increasing their gold reserves as a hedge against currency volatility and geopolitical risks. अभी क्या हो रहा है ना कि सेंट्रल बैंक वगैरह जो हमारे आरबीआई वगैरह हैं वो अपना गोल्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे कोई भी वोलाटिलिटी हो, कोई भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड या कुछ भी, तो गोल्ड काफ़ी काम आता है। गोल्ड के दाम बढ़ते ही हैं, इसलिए गोल्ड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारा गोल्ड इधर उधर रखा हुआ है उसको भी हम वापस ला रहे हैं। तो इसके पहले ना, प्रायर टू दिस मूव, आरबीआई के पास अराउंड 500 टन का गोल्ड तो बाहर रखा था और 300 टन का घर में रखा था। अराउंड बोल रही हूँ मैं, अप्रॉक्स। ठीक है, थोड़ी फिगर्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन हमें अप्रॉक्स फिगर याद रखनी है। अब 100 टन और आ गया, तो अराउंड 400 बाहर है और 400 ही अपने घर में है, यानी कि अपनी इंडिया में है। सो विद द रिपैट्रिएशन ऑफ 100 टन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स हैज़ नाउ अचीव्ड अ बैलेंस ऑफ 50-50 स्प्लिट विद 40 फॉर द अप्रॉक्स 400 टन ईच इन इंडिया एंड अब्रॉड। सिंपल सी बात है। आई होप क्लियर हो गई होगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।